जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। साल 2025 भारत के टैक्स सिस्टम के लिए यादगार रहा। सरकार ने जीएसटी और आयकर में बड़े बदलाव किए हैं, जिनका मकसद आम आदमी को राहत देना, उपभोग बढ़ाना, कंप्लायंस आसान करना और आर्थिक विकास को गति देना था। साल 2025 उन महत्वपूर्ण कर सुधारों के लिए याद किया जाएगा जिनसे व्यक्तियों और व्यवसायों के कर भुगतान के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव आए। कर सुधार की पहल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025-26 से शुरू की थी। नई कर व्यवस्था के तहत कर मुक्त आय की सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई। इस कदम से लगभग 1 करोड़ मध्यम वर्गीय करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. आयकर संबंध कानूनों को और सरल बनाने के लिए संसद ने अगस्त में आयकर अधिनियम 2025 पारित किया। नए कानून ने 64 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लिया, जिसकी जटिलता और अत्यधिक मुकदमेबाजी के कारण लंबे समय से आलोचना हो रही थी। सरल भाषा और कम धाराओं वाले इस नए कानून को अगले साल 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण कर सुधार वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दर में बदलाव के रूप में आया। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पहले ही कर दी थी। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया गया। संशोधित जीएसटी संरचना के तहत 4 स्लैब 5, 12, 18 और 28% को 5 और 18 में ही नियमित कर दिया गया। विलासिता और हानिकारक वस्तुओं को 40% के उच्च स्लैब में रखा गया है। पहले 12% कर के दायरे में आने वाली लगभग 99% वस्तुओं को 5% स्लैब में रखा गया, जिससे रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो गई। Though income tax, there's no income tax up to 12 lakh rupees of income, and GST also 2 slabs have been done away with. In spite of that, income tax collection and GST collection are high. Income tax collection has increased by 8%. The data as of 17 December 2025 tells. GST collection, November 2025, there has been an increase. So, on one hand, people are happy their taxes have been reduced, and still, economy is performing very well. Tax collection has not reduced. So the best thing is tax rates have been practically reduced, taxes have been practically reduced, but tax collection, there's still an increase. आयकर और जीएसटी सुधारों दोनों ने घरेलू मांग को बढ़ावा देने में मदद की, जिसके परिणाम स्वरूप जीडीपी वृद्धि के साथ साथ कर संग्रह में भी वृद्धि हुई।
अप्रैल से नवंबर 2025 के दौरान जीएसटी संग्रह 14.75 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.9% ज्यादा रहा। कुल मिलाकर 2025 के कर सुधारों ने आम नागरिक के लिए एक सरल, अधिक पूर्वानुमानित और करदाता हितैषी प्रणाली की नींव रखी है, जिससे दैनिक जीवन में काफी सुगमता आई है। साल 2025 में रिजर्व बैंक ने भी अपनी मौद्रिक नीति में अहम बदलाव किए। बैंक ने रेपो रेट में कुल 125 आधार अंकों की कटौती की है। ये 1.25% के बराबर है। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी जानकारी विस्तार से। साल 2025 में रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में अहम बदलाव किए। बैंक ने रेपो रेट में कुल 125 आधार अंकों की कटौती की। ये 1.25% के बराबर है। मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और लगातार कम होती महंगाई को देखते हुए ये फैसले किए गए। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने लचीलापन दिखाया। भारत ने मौजूदा वित्तीय साल की पहली तिमाही में 7.8% और दूसरी तिमाही में 8.2% विकास दर दर्ज किया। खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक की 2% की न्यूनतम सहनशीलता सीमा से नीचे रही। इससे केंद्रीय बैंक को कर्ज देने और घरेलू मांग को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरें कम करने में मदद मिली। रेपो रेट वो दर है जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। रेपो रेट में कटौती से अमूमन उपभोक्ताओं के कर्ज की दरें कम हो जाती हैं। इससे कर्ज लेने की कुल लागत कम हो जाती है। Despite an unfavorable and challenging external environment, the Indian economy has shown remarkable resilience. It is poised to register high growth. The headroom provided by the inflation outlook has allowed us to remain growth supportive. We will continue to meet the productive requirements of the economy in a proactive manner while ensuring macroeconomic stability. Since the inflation has been lesser, they've utilized the opportunity. They've utilized this particular situation very well to reduce rates of interest, because that has generated a lot of demand and boosted GDP growth. ब्याज दरों में कमी का दौर फरवरी में 25 आधार अंकों की कटौती के साथ शुरू हुआ। इससे रेपो दर घटकर 6.25% हो गया। अप्रैल में भी 25 आधार अंकों की कटौती की गई। सबसे बड़ी राहत जून में मिली। रिजर्व बैंक ने अप्रत्याशित रूप से 50 आधार अंकों की कटौती की। इससे रेपो रेट 5.50% हो गया। साल का अंत भी सकारात्मक रहा। दिसंबर में 25 आधार अंक की कटौती हुई, जिससे रेपो रेट घटकर 5.25% हो गया। नतीजा ये निकला कि बैंकों ने इसका लाभ उपभोक्ताओं को दिया और आम लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ी। Because of lesser rates of interest, consumers in India have been buying cars, two-wheelers, flats, mobiles, appliances, which has increased tax collection, income tax collection, GST collection. It has increased employment opportunities. Income tax collection has been 8% higher. GST collection for November 2025 has been higher than that of last year. So overall, I think it has been an intelligent decision to reduce repo by 1.25% in different stages in 2025. For 2026 also, I expect the repo to be reduced because inflation is expected to be lesser. But the quantum I don't expect to be equivalent to 2025. ब्याज दरों में कमी से उपभोक्ताओं और कंपनियों दोनों के लिए कर्ज की लागत कम हो गई। आम लोगों को सस्ते कर्ज का फायदा मिला। व्यापार में पूंजी की लागत में कमी आई, जिससे निवेश और तमाम आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिली। 2025 में ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला लगभग 5 सालों में पहली बार हुआ। पिछली कटौती 22 मई 2020 को की गई थी, जब रिजर्व बैंक ने कोविड-19 के दौरान रेपो रेट को 40 आधार अंक घटाया था।
साल खत्म होने को है। अर्थव्यवस्था के जानकारों का मानना है कि बेशक वैश्विक जोखिम भारतीय अर्थव्यवस्था की राह में चुनौतियां पेश करते रहे, रिजर्व बैंक की सुनियोजित ब्याज दर कटौतियों ने मजबूत आर्थिक विकास और मूल्य स्थिरता के